Don't need to eat less, only need to eat right. National Nutrition Week Awareness Program, supported by Pioneer Innovative Ethical International Gastro Institute, Sarabhai Campus, Vadodara. Devarsh Bariatric Hospital, Sama Road, Vadodara. Quality care at affordable rate. Navrang Orthopedic Super Speciality Hospital, VIP Road, Vadodara. Center for Excellence. नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। 1 से 7 सितंबर हम मना रहे हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक। न्यूट्रिशन हम सबको पता है कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन के बारे में, हमें ये खाना चाहिए, हमें वो खाना चाहिए, हमें वो खाना चाहिए, लेकिन हम खाते नहीं हैं, वो भी उतनी ही बड़ी हकीकत है। जानते सब कुछ है लेकिन उसे फॉलो कहीं ना कहीं नहीं करते हैं और इसलिए नेशनल न्यूट्रिशन वीक जैसे डेज या वीक मनाने की हमें ज़रूरत पड़ती है कि लोगों को हम ये बता सके कि न्यूट्रिशन यानी पोषण का हमारे जीवन में क्या महत्व है, पोषण युक्त आहार लेना हमारे लिए कितना ज़रूरी है और अगर हम नहीं लेते हैं तो किस तरह की बीमारियां हमारे शरीर में घर कर जाती है। आज नेशनल न्यूट्रिशन वीक पर लगातार दूसरे दिन यही बात होने वाली है कि आखिरकार कैसे हम अपने रोजाना के रूटीन डाइट में ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन को शामिल कर सके। और इस साल को वैसे ही मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जा रहा है, तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो मिलेट ही है कि मिलेट्स आखिरकार है क्या और कैसे हम अलग अलग तरीके से इसे अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। मिलेट्स पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर स्वाति ध्रुव। मैम बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। स्वाति मैम मिलेट्स पर रिसर्च भी कर रहे हैं उनकी टीम के साथ मिलकर, और आज इसलिए वीएनएम स्टूडियो में हमने उन्हें खास आमंत्रित किया है कि मिलेट्स के बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी ले सके। वैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से देश भर में मिलेट्स के बारे में बात हो रही है। तरह तरह की कंपटीशन, तरह तरह की चीजों के जरिए हमें मिलेट्स का महत्व समझाने की कोशिश हो रही है और आज उसी मुहिम में वीएनएम भी जुड़ रहा है। और सबसे पहला सवाल मैं यही करना चाहूंगी कि आखिरकार मिलेट्स ये होता क्या है। मिलेट्स वैसे बहुत हमारे साथ हैबिचुअल हुआ करता था लेकिन अब हमने हमारी रूटीन डाइट से इसे गायब कर दिया। तो मैम ये मिलेट्स आखिरकार होता क्या है और हमारे शरीर को किस तरह से फायदा पहुंचा सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी न्यूट्रिशन वीक आपने बताया, पर हम हमारे यहाँ तो हम पूरा महीना उसको सेलिब्रेशन करते हैं। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। न्यूट्रिशन मंथ। ओके फाइन। और ये टाइम की हर साल जैसे आपको मालूम होगा एक थीम दी जाती है। बिल्कुल। तो ये साल की थीम है जो दी गई है हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन से आती है वो थीम हैदराबाद से। सो दैट इज सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत। क्या बात है। तो सुपोषित भारत में हमारे न्यूट्रिशन का महत्व आता है। यस। और जैसे आपने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने यूनाइटेड नेशंस को ही हैड पुट इन अ रिक्वेस्ट जी कि ये साल को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह सेलिब्रेट करें। तो इसीलिए अब आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों को अब मिलेट्स अपने मुंह पे आ गया है। यस 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 यस। सो मिलेट्स जो है जिसको हम हिंदी में मोटा धान्य बोलते हैं या गुजराती में अगर देखो तो उसको बरछट धान्य, कोर्स ग्रेन जिसको हम बोलते हैं, मोटा अनाज, मोटा अनाज या बरछट धान्य गुजराती में बोलते हैं और अंग्रेजी में जैसे हमने बोला इट इज नोन एज मिलेट्स। तो दे आर अदर देन व्हीट एंड राइस। जो स्मॉल ग्रेन्स जो होते हैं उसको हम मिलेट्स बोलते हैं। फाइन। इसकी उपयोगिता क्यों आजकल हम जो बोल रहे हैं कि उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स क्यों घोषित किया गया, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की जो मात्रा अगर आप देखें तो दैट इज वेरी गुड। फाइन फाइन। तो उसमें इतने सारे पोषक तत्व है जो हमें प्रिवेंटिव एस्पेक्ट देखे तो उसमें भी, और इवन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेस वो उसमें उपयोगी होते हैं जी। तो इसी की वजह से उस पे हम इतना सारा हम महत्व ये साल में दे रहे हैं। बिल्कुल। मिलेट्स अब बहुत बार सुना जाता हुआ शब्द है, हमारे आसपास मिलेट्स की बात होती है, तो आखिरकार मिलेट्स है क्या, ये भी मैं जरूर स्वाति मैम से पूछना चाहूंगी कि मैम मिलेट्स में कौन कौन से अनाज को शामिल किया गया है। हाँ जी, तो मिलेट्स जो है उसमें कई सारे, अगर आप आजकल तो सब कुछ ना किसी को भी पूछो तो गूगल पे सर्च करते हैं। एक्चुअली इफ यू सी देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ मिलेट्स। ओके। तो उसके हिसाब से 3 उसमें उसको बांटा गया है। एक है मेजर मिलेट्स, दूसरा है माइनर मिलेट्स
मिलेट्स, और तीसरा है सूडो मिलेट्स। ओके, सूडो यानी जो मिलेट्स जैसा है, सो दैट इज द थर्ड कैटेगरी। जी, तो अभी जो फर्स्ट जो है मेजर मिलेट्स, वो हम काफी मात्रा में हम लोग लेते हैं, स्पेसिफिकली विंटर की सीजन हो, जैसे बाजरी, ज्वार और रागी, फिंगर मिलेट। जी, सो दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मेजर मिलेट्स। ओके, तो ये हो गए मेजर मिलेट्स की बात। फिर आते हैं माइनर मिलेट्स, ओके, जो हम कम मात्रा में आप देखोगे वो बहुत प्रचलित नहीं है। पहले थे जी, हमारे एंसेस्टर्स खाते थे, फोर फादर्स, बिल्कुल। और अब हम भूल गए हैं उसको खाना। अब हम बाजरी जुवार नहीं खाते हैं। यस, वो भी नहीं खाते हैं, जी। कम ही। बाकी पहले अगर आप घरों में देखो तो बाजरी, ज्वार या मकई अगर देखो, बहुत उसी के आम रोटले थी। बना यस, के यस, यस। सब, दैट वाज अ स्टेपल डाइट। यस, तो अब वो खो गया है कहीं बीच में, इसीलिए हम ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहे हैं, जरूरत पड़ रही हमें। यस, यस, सो बाजरी, ज्वार, जवार और रागी, जी। जो फिंगर मिलेट रागी को हम बोलते हैं, जहाँ गुजराती में देखो तो उसको नाचनी भी नाचनी भी बोलते हैं, राइट। तो वो एक हुआ। फिर आता है माइनर मिलेट्स। ओके। उसमें 5-6 होते हैं। वन इज प्रोसो मिलेट, जिसको छेनो कहते हैं। फिर दूसरा आता है फॉक्सटेल मिलेट, अच्छा, जिसको कांग कहते हैं। तो अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती नाम अलग होते हैं। जी, जी। फिर कोडो मिलेट, जो कोदरी के नाम से हम जानते हैं, बिल्कुल। साउथ में उसको वरगू बोलते हैं, यहाँ हम कोदरी गुजराती में हम, और कोडो मिलेट ही उसको हम बोलते हैं, सो दैट इज कोदरी। फिर आता है लिटिल मिलेट, ओके, जो मोरैयो, मोरैयो। उपवास उपवास में में जिसका खाते हम हैं। सेवन करते हैं जी, वो। जी, फिर ब्राउन टॉप मिलेट है, उसको हरी कांग बोलते हैं। ओके, ब्राउन टॉप मिलेट इसलिए क्योंकि वो छोटा दाना, उस पे एक ब्राउन कत्थई कलर का, उस पे ब्राउन कलर का डॉट होता है, इसलिए उसको ब्राउन टॉप मिलेट बोलते हैं। और फिर आता है बानियाड, जो सामा हम बोलते हैं, सानवा मिलेट जो हिंदी में बोलते हैं। तो ये हो गए माइनर मिलेट्स। तो इवन इफ यू ट्राई टू रिकलेक्ट, आपने भी ये कब खाए होंगे माइनर मिलेट्स? बहुत मुश्किल है ये। उपवास होता है तब हम मोरैया साल में एक आध बार खा लेते हैं। सामा खाने के लिए मुझे लगता है वो सामा पाचम वाला जो दिन मनाते हैं, शायद इसीलिए मनाते होंगे कि इस दिन पर तो एटलीस्ट हम खा लें। एग्जैक्टली। तो हम अगर हमारी रोज बरोज की जिंदगी में देखें तो हम ये उसका उपयोग कम है, कम कि हो नहीं, गया है। नहीं, बिल्कुल अब तो बिल्कुल नहीं है। यस। और जो लास्ट कैटेगरी जो मैंने बताई वो है सूडो मिलेट्स, दैट इज लाइक मिलेट्स, दे आर लाइक मिलेट्स। उसमें आता है, एक आता है बकव्हीट, जिसको कुट्टू बोलते हैं, नॉर्थ साइड पे कुट्टू का आटा बहुत कॉमन है। यस। दूसरा है एमरंथ, जो राजगरा, जिसके लड्डू मिलते हैं, क्या चिक्की मिलती है, दैट इज राजगरा। And the third, not considered over here, but that would be quinoa. So these two, basically राजगरा जिसको हम बोलते हैं, और कुट्टू, ये सूडो मिलेट्स में आते हैं। जी। So these are the three, ये 3 उसकी मेन कैटेगरी है। आप सोचिए, ये सारी चीजें हमने सुनी है। कुट्टू का आटा हम उपवास में खाते हैं, राजगरा का आटा खाते हैं, मोरैयो खाते हैं, लेकिन ये सारी चीजें हम बहुत कभी कभी खाते हैं, जैसे हमारे रोजाना के डाइट में कहीं ना कहीं शामिल करने की जरूरत है, तो हम बहुत सारी बीमारियों से या दिक्कतों से दूर रह सकते हैं। मैम, मिलेट्स जो है वो हमें कैसे बीमारियों से बचा सकता है, या कौन कौन से बीमारियां हैं जो दूर रह सकती है ऐसे अनाज अगर हम खाएं? करेक्ट। अभी जैसे हमने मिलेट्स की बात करी, वेदर हम माइनर मिलेट्स, मेजर मिलेट्स, कोई भी आप जो मिलेट्स ले लो, वो दोनों में उपयोगी होते हैं। जैसे हमारे भारत देश में अगर आप देखो तो वी आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ 2 थिंग्स, 2 नहीं, वी हैव अ ट्रिपल बर्डन, वी कैन से। तो जैसे है, एक तो है कुपोषण, जो अंडर माल न्यूट्रिशन में आता है, कुपोषण होता है जी, उसमें भी ये उपयोगी होता है। फिर आता है जैसे ओवर न्यूट्रिशन की वजह से, जैसे स्थूलता है, फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है, जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है, वो सब नॉन, सो दैट इज बिकॉज ऑफ ओवर न्यूट्रिशन। बिल्कुल। और तीसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, सो दैट इज व्हाट मैं जो बोल रही थी, ट्रिपल बर्डन। ये तीनों में ये मिलेट्स उपयोगी हो। जैसे कि आप देख लो, रागी की हमने बात की, फिंगर मिलेट जी, उसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। ओके। सो डेफिनेटली बच्चों के लिए अगर आप देखें तो उनको कैल्शियम चाहिए, उनकी हड्डियां मजबूत करने के लिए। तो यहाँ अगर वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया अगर आप देखें तो हम यहाँ छोटे बच्चे को राब किसकी खिलाते हैं, हम या तो बाजरे या गेहूं के आटे की, मोस्टली गेहूं के आटे की बनाते हैं। जी।
दक्षिण में अगर आप चाहिए, डाउन साउथ, वहाँ रागी की खिलाते हैं। क्यों? यही वजह है, बच्चों को वो कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलता है। सो एक ये हुआ, उसमें मिनरल, सभी कोई भी आप ले लो मिलेट्स, उसमें मिनरल की मात्रा राइस और व्हीट की कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ओवरऑल सभी मिलेट्स आप एक साथ ले लो तो ग्रुप आप ले, so that means it will help in combating micronutrient deficiency also। और उसमें डेफिनेटली एनर्जी, प्रोटीन की मात्रा भी अगर आप देखें तो कई सारे मिलेट्स में इट इज मोर देन व्हीट एंड राइस, तो वो कुपोषण में हेल्प करेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में हेल्प करेगा। और द थर्ड साइड ऑफ द कॉइन जो मैंने मेंशन किया कि स्थूलता है, डायबिटीज है, तो ये सभी मिलेट्स दे आर ग्लूटेन फ्री। एक उसकी बहुत पिक्यूलर उसकी वो है, दे आर ग्लूटेन फ्री। तो जिसको सीलियाक डिजीज हो, जिसमें ग्लूटेन इज अ प्रोटीन, तो वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स, तो उसमें ये मिलेट्स खा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो गेहूं नहीं खा सकता है, इसकी भी रोटियां वो बना सकते हैं। तो एक सीलियाक डिजीज हो गया, बाकी इवन पार्किंसंस और उसमें भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी इट हैज हेल्प्ड। और फिर आई बात डायबिटीज और उसकी, तो ये जो मिलेट्स है, नॉट ऑल आई वुड से बट मेजॉरिटी ऑफ देम, उसकी दे आर लो टू मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स। यानी हमने वो खाया तो उसके बाद शुगर धीरे धीरे बढ़ेगी। हमें डायबिटिक को कैसा खाना चाहिए कि शुगर एकदम से स्पाइक नहीं हो। बिल्कुल। सो ये एक मिलेट्स में है। सो मेनी ऑफ द मिलेट्स, जैसे हम कोडो मिलेट, कोदरी की बात करें तो वो एक मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। वो हमने रिसर्च किया है उस पर, इसलिए हमें मालूम है। तो इसलिए, और सप्लीमेंट भी उसको करो। जैसे ये सभी मिलेट्स है ना, मोस्टली उसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो गेहूं या चावल की जगह। तो जैसे कोदरी मैंने बताया, उसको चावल, इट डज नॉट हैव, उसका खुद का कोई टेस्ट नहीं है, तो आप चावल की जगह जहां चावल यूज कर रहे हो वहां आप ये यूज कर सकते हो। वो है प्रोसो, कोई भी और दूसरी भी मिलेट ले लो। तो जैसे हम कोदरी की बात कर रहे थे, उसको सब्स्टिट्यूट करो, उसको सप्लीमेंट करो। वो ग्लूकोज तो लोअर करता ही है, उसके साथ जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, LDL कोलेस्ट्रॉल, उसमें भी वो उसका भी यू विल सी अ लोअरिंग इफेक्ट। सो ऐसे ही फॉर ऑल द मिलेट्स यू टेक प्रोसो मिलेट, वो भी डायबिटीज में हेल्प करता है, सम ऑफ देम हेल्प। सो उसमें क्या है, ये जो मिलेट्स है उसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, रेशा वाले जो तत्व। सो फाइबर हेल्प्स इन लोअरिंग ऑल दीज लिपिड्स। बिल्कुल। तो ये एक है। तो इस तरीके से वो कुपोषण, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, दोनों में वो मददरूप होता है। इवन सभी तरह की बीमारियों में कहीं ना कहीं ये असर करेगा कि आप जब अच्छा पोषक तत्व वाला खाना खाएंगे तो बीमारियां अपने आप दूर रहेगी। और अगर आप बीमारी कोई ऑलरेडी उससे जूझ रहे हैं तो उसमें भी आपको काफी दिक्कत कम होगी। ग्लूटेन फ्री डाइट लेने की अब लोग काफी कोशिश करते हैं। अब ये शब्द जो है वो हमारे मुंह पर चढ़ा हुआ है कि हम ग्लूटेन फ्री खाना खाते हैं। तो ग्लूटेन फ्री खाना खाते हैं तो मिलेट्स आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। जब भी हम बीमार पड़ते हैं या थोड़ा सा पतला वतला होना चाहते हैं तो हम खाना कम कर देते हैं हम पोर्शन कम कर देते हैं। लेकिन पोर्शन कम करने की जगह मैम ने बताया, वैसे गेहूं चावल की बजाय अगर हम मिलेट्स ले तो शायद हम अच्छा खाना खाकर, ज्यादा खाना खाकर भी ये सारी चीजों से दूर रह सकते हैं। राइट मैम? ओनली थिंग इज कि एक चीज बताना चाहूंगी कि कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि वो जो मिलेट्स जो है वो ग्लूटेन फ्री होते हैं ना, तो उसका अगर आटा आप बनाओगे ना तो वो थोड़ा बिखर जाता है। बिल्कुल। तो उसको थोड़े ल्यूकवार्म वाटर में, थोड़ा गर्म पानी में उसको आप आटा बांध दे, थोड़ी देर ढक के रखिए, फिर उसमें से बढ़िया रोटी बने। जी, ज्यादातर लोग इसीलिए कंटालते हैं कि इसकी रोटी बनती नहीं है। तो इसका भी सॉल्यूशन मैम ने दे दिया है कि गर्म पानी से आटा लगाए और थोड़ी देर ढक के रखें, अपने आप वो थोड़ा सा एडजस्ट होके फूल जाएगा तो वो रोटी बनाना आसान हो जाता है। और बहुत सारे लोग अब मकाई की, बाजरे की, ज्वार की रोटी रोजाना खाने लगे हैं और बहुत जरूरी है। जिस तरह जंक फूड की और हमने जंप कर दिया है, उससे बचने के लिए ये नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जा रहा है। तो मैम हमें ये भी बताइए कि कितना फायदा होगा अगर हम ये जो गेहूं चावल, क्योंकि अब हमारे डाइट में सुबह शाम गेहूं चावल यही होता है। कुछ भी हम बनाए, अगर हम इडली वगैरह बनाएं तब भी वहाँ ही चावल ही यूज करते, पुलाव वगैरह बनाएं वहाँ चावल, रोटी, तो सब कुछ गेहूं चावल के आसपास हो गया है। तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक पर क्या कहेंगे आप कि किस तरह से मिलेट्स को ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मिलेट्स यानी लोगों को लगता है रोटी या फिर खिचड़ी,
तो फिर इसका कुछ सब्स्टिट्यूट हमारे पास होता है? हाँ, तो ये मिलेट्स जैसे आपने बताया, जैसे आपने बहुत सही बोला कि सब जगह अगर देखो तो या तो चावल का उपयोग होता है या गेहूं का उपयोग होता है। तो मिलेट्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड। उसको जहां जहां, जैसे मैंने पहले भी बताया, जहां चावल का उपयोग हो रहा है, जैसे आप इडली ले लीजिए, तो उसमें अरहर की उड़द दाल होती है और राइस होता है। तो ये चावल की जगह, जैसे मैंने बताया, कोदरी आप डाल सकते हो, रागी डाल, छोटे बच्चे को खिलानी है तो आप रागी भी डाल सकते हो। तो कोई भी मिलेट, उसको आप कोर्सली ग्राउंड करके उसको भिगो के फिर उसमें से आप बना सकते हो। तो जहां जहां उपयोग होता है, जैसे हम गुजरात की बात कर ले तो मुठिया है, हांडवा है, उसमें वो कणकी जो ब्रोकन राइस डालते, उसकी जगह पर आप ये मिलेट्स डाल सकते हैं। तो ऐसे उसको हम अपने डेली लाइफ में हम उसका उपयोग बढ़ा सकते हैं। एंड वेन एवर द डिमांड इज मोर, तो धीरे धीरे क्या होगा, द सप्लाई ऑल्सो वुड बी मोर। अभी क्या है, प्रोडक्शन इफ यू सी इज लेस। कंपेयर करो, अगर आप गेहूं चावल वो धान्य से कंपेयर करो तो इसका तो इट इज वेरी लेस। बिल्कुल। तो वो थोड़ा महंगा भी मिलता है, ये भी एक बात होती है कि मिलेट्स तो महंगे मिलते हैं मार्केट में, पर अगर डिमांड बढ़ेगी तो वो जो अपने फार्मर्स है तो वो उसको ज्यादा कल्टीवेट करेंगे। जी। तो इस तरीके से मे बी वी विल बी एबल टू ओवरकम दिस गैप। अगर मिलेट्स को हम अपना ले आज से ही, तो आने वाले 20 सालों में वो भी गेहूं चावल के दाम पर ही मिल सकता है और हमें आदत भी पड़ जाएगी, हमारे बच्चों को आदत पड़ जाएगी। अगर हम हेल्दी खाना खाते हैं और बच्चे भी अगर यही सीखते हैं तो शायद आने वाला भारत जो है उसे मिलेट ईयर मनाने की जरूरत ना भी पड़े। खैर, नेशनल न्यूट्रिशन वीक जब मना रहे हैं और ये जो बात हो रही है बाजरे ज्वार, ये सारी चीजें तो हमारे दादा दादी नाना नानी सालों से खाते आए हैं और सालों तक जिए हैं, लेकिन अब 30 40 50 साल 60 साल में ही लोग डेथ हो रही है। तो ये भी वजह है कि हमारा फूड जो है वो हमने कहीं ना कहीं उसे न्यूट्रिशन से दूर कर दिया है। सिर्फ हम खाना खाने के लिए खाते हैं, टेस्ट के लिए खाते हैं। मैम, ये मोटा अनाज है वो तो हम हमेशा से खाते आए थे, आज भी अगर हम दादी के घर जाए तो हमें शायद बाजरे की रोटी मिल ही जाती है। तो अब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि हमें नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाने पड़ रहे हैं, मिलेट्स का पूरा ईयर मनाना पड़ रहा है। आप कैसे इंसिस्ट करेंगे लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा मिलेट्स अब हमारी जरूरत बन गया है? करेक्ट, जैसे आपने बताया, पहले ये जो धान्य है मिलेट्स वो पहले थे ही जी। उसके बाद आए जो गेहूं चावल जो हम खाने लगे, वो क्या हुआ, राइस मिल्स आई तो वो पॉलिश्ड ग्रेन आने लगे जी। अभी पॉलिश हुए तो उसमें पोषक तत्व कम हो जाते हैं, ये हमें नहीं पता चलता है। यू नो, एज अ लेमैन, जनरल पॉपुलेशन को, अगर पब्लिक को पूछो उसको नहीं पता चलेगा, पर बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन्स होते हैं वो सब उसमें मिलिंग में चले जाते हैं। तो अब पर क्या हुआ है कि बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल्स, हमारी लाइफस्टाइल पूरी, हमारी पद्धति बदल गई है, हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। तो उसकी वजह से भाग दौड़ में क्या हमें वो जो इजी पड़ता है फॉर कुकिंग एंड ऑल दैट, एज आई मेंशन कि मिलेट्स को थोड़ा भिगो के रखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास टाइम नहीं होता है आजकल। तो इसकी वजह से धीरे धीरे क्या हुआ कि वी हैव गॉन टू दिस पॉलिश्ड ग्रेन्स, और उसकी वजह से हम ये भूल गए ये सब जो मिलेट्स, और ये जो उसको सिरी धान्य बोलते हैं, दैट इज द नेम, सिरी इटसेल्फ मींस रिच, क्योंकि वो पोषक तत्व से लदा हुआ होता है। तो दैट वी हैव फॉरगॉटन। तो इसीलिए अब उसको हमें वापस मेन स्ट्रीम में लाना है, मैं ये बोलूंगी। तो वो आ सकता है, जैसे मैंने बोला कि डिमांड अगर बढ़ी तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि दीज आर क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप्स। एक तो है पेस्ट रेजिस्टेंट है, दूसरा है कि वो हीट रेजिस्टेंट है। तो राजस्थान में जहाँ बहुत गर्मी होती है वहां भी वो कल्टीवेट कर सकते हो आप। और ड्रॉट रीजन, फैमिन जहाँ, दुष्काल जहाँ पड़ा हो वहां भी वो हो सकता है। एंड पूरे साल आप ये क्रॉप ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे चावल गेहूं का है कि एक पर्टिकुलर सीजन में जैसे वी हैव राबी क्रॉप्स, ये पूरे साल में ले सकते हो। तो फार्मर के लिए भी वो एडवांटेजेस हो गया। और वो बाकी क्रॉप्स के साथ भी आप बीच में उसको ले सकते हो। इन द सेम लैंड यू कैन ग्रो, और वो बहुत डीप भी उसके लिए लैंड भी नहीं चले। सो दैट इज व्हाट इट इज गोइंग टू बी फॉर द क्लाइमेट चेंज, और उसके लिए भी दिस इज गोइंग टू बी, मतलब बड़ी आसानी से उग भी जाता है और फिर भी हम उसे नहीं खाते हैं और इसलिए कम उगाया जाता है। मैम, आप लोग मिलेट्स पर रिसर्च भी कर रहे हैं, उसमें क्या चीज सामने आ रही है? मिलेट्स का अगर मैं बताऊं तो अभी वो तो हमने ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया। वी स्टार्टेड रिसर्च वे बैक इन 2010। ओके।
सो हमने शुरू किया था डिपार्टमेंट में। हमारे यहाँ बाजरी जुआर उस पर भी रिसर्च है, दूसरे हमारे रिसर्चर्स है वो भी कर रहे हैं, पर ये मैंने और प्रोफेसर उमा अय्यर है जो हमारे यहाँ, जो हमारे डीन है, तो हमने पहला कोदरी से 2010 में चालू किया था। अच्छा। बिकॉज हमारा जो हेतु था वो डायबिटिक्स के लिए था, तो हमने उसकी रेसिपी स्टैंडर्डाइज की, डेवलप स्टैंडर्डाइज की, सेंसरी इवैल्यूएशन करते हैं हमारे न्यूट्रिशन में, वो रिसर्च का एक भाग है जी। तो वेदर दैट रेसिपीज एक्सेप्टेबल है कि नहीं, वो देख के फिर हमने उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जैसे मैंने बताया कि शुगर एकदम बढ़ना नहीं चाहिए, तो इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है वो हमने ढूंढी, ये 15 एक रेसिपीज की, और फिर हमने डायबिटिक में सप्लीमेंट किया जी, टाइप 2 डायबिटिक सब्जेक्ट्स में। तो वहीं हमने पाया, जैसे मैंने पहले बताया, कि उसमें शुगर तो कम होती है, कोलेस्ट्रॉल और वो भी कम होता है जी। वैसे ही अभी रिसर्च चल रहा है प्रोसो मिलेट पे, वो ही सेम उसी पे से कि वी हैव डेवलप द रेसिपीज एंड नाउ वी आर सप्लीमेंटिंग प्रोसो डायबिट। उसके थोड़े रिजल्ट्स आने लगे, उसमें भी पॉजिटिव रिजल्ट्स लग ही रहे हैं। बाकी जो दूसरे माइनर मिलेट्स है, सब माइनर मिलेट्स वी हैव फिनिश्ड द रिसर्च, बिल्कुल नॉट सप्लीमेंटेशन सभी में नहीं, पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सेंसर इवैल्यूएशन, और ये माइनर मिलेट्स में से 3 मिलेट्स में तो देन वी डेवलप द बुकलेट्स उसमें, सो दैट जनरल पॉपुलेशन पब्लिक के लिए वो उपयोगी हो सके। जैसे आपने पूछा उसको उपयोग में कैसे ले सकते हैं, तो वी हैव ऑल्सो रिसीव्ड 3 वो जो बुक्स है, फॉक्सटेल, लिटिल मिलेट और ऐसे प्रोसो, वी हैव रिसीव्ड कॉपीराइट्स ऑल्सो फॉर दैट। सो वो इसी के लिए है कि हम साइंटिफिकली हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, रेसिपीज, और वो हम पूरे भारत में से लेते हैं। ऐसा नहीं है कि गुजरात में है तो खाली गुजराती रेसिपीज लेंगे, जैसे महाराष्ट्र में से थाली पीठ है, गुजरात में से हांडवो मुठिया, मिसी रोटी नॉर्थ की है, इडली डोसा है ईस्ट साइड की, सभी को हम, यानी आपके टेस्टी रेसिपीज में ही कैसे मिलेट्स यूज करने हैं वो आप बेसिकली फाइंड आउट कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि जहाँ गेहूं और चावल को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वो मिलेट को, जो भी ये माइनर मिलेट्स है, वो करके हमने डेवलप की है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमें फीका वीका खाना खाना पड़ेगा, हम टेस्टी खाना जो रोज खाते हैं वो ही मिलेट्स में भी खा सकते हैं। और जब देश भर में ही नहीं, विश्व के सभी देश अब कहीं ना कहीं मिलेट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि विदेशों में तो गेहूं खाया ही नहीं जाता है, चावल वहां खाया नहीं जाता है ज्यादातर। ये भारत में ही ट्रेंड है कि हम गेहूं और चावल को ही अपना पोषण है वो समझते हैं, लेकिन बीमारियां बढ़ रही है गेहूं और चावल खाने से, और इसीलिए अब मिलेट्स की ओर रुख करने की बारी आ गई है। देश की सरकार तो जोर दे ही रही है, और आने वाले कुछ वक्त में इसे जोरों शोरों से बढ़ावा दिया जा सकता है। तो क्यों नहीं आज से ही हम शुरू करें, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि हम सिर्फ रोटी और खिचड़ी खाएंगे, हम इसका ढोकला भी, मैम ने कहा, हांडवो मुठिया, सभी चीजों में मिलेट्स को रिप्लेस किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि YouTube पर बहुत सारी रेसिपीज है, हमें मिलेट्स अब यूज करना ही होगा। बच्चों को एक अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए, एक अच्छी लाइफ, हेल्दी लाइफ देने के लिए भी शायद ये बहुत जरूरी है। मैम, एक मैसेज, नेशनल न्यूट्रिशन वीक हम मना रहे हैं, एंड नोट पर आप क्या कहना चाहेंगे? रोज खाओ मिलेट्स, यही कहेंगे। और हम इसका उपयोग, बिकॉज वी हैव डेवलप, तो हमें पता है कि उसका उपयोग हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। बिल्कुल, आप बोलो दक्षिण की बोलो, उत्तर की बोलो, जो रेसिपी बोलो उसमें हमने तो खाखरे भी बनाए। अच्छा, खाखरा भी बनाए हैं कि हाँ, तो बाजरी के, जुआर के, रागी के खाखरा मिलते हैं। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में मैं एक चीज लास्ट में एंड करना चाहूंगी, जैसे मैंने बोला रोज खाओ मिलेट्स, तो तंदुरुस्ती बनी रहेगी। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फूड्स एंड न्यूट्रिशन, MS यूनिवर्सिटी में हम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं दिसंबर में। ओके, फाइन। मतलब दैट इज फॉर एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, और इवन फॉर द जनरल पॉपुलेशन आल्सो, दैट वुड बी, वी वुड कम टू नो कि कई तरह के रिसर्च क्या हो रहे हैं और हम कैसे उसको अपनी रोज बरोज की जिंदगी में उसको शामिल कर सकते हैं। जी, मतलब मैंने कहा कि मिलेट्स तो हमें खाने ही हैं। अब मिलेट्स की जो इम्पोर्टेंस है वो हम तक तरह तरह की एक्टिविटीज से पहुंचने वाली है, तो आज से ही शुरू करना चाहिए मुझे लगता है। और मिलेट्स खाने के फायदे भी आपको पता चल ही गए हैं, तो फिर देर किस बात की। हमारी हेल्थ के लिए, हमारे बच्चों की हेल्थ के लिए तो मुझे लगता है शुरू करना ही चाहिए। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच, नमस्कार। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। वैसे आप सबको तो जुड़े ही रहना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि VNM TV पर हम उसी बातों को हमारे बातों में शामिल करते हैं जो आपके लिए ज़रूरी होती है। आपने आज जाना कि मिलेट्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। आप हमें YouTube चैनल पर देख रहे हैं, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ वही बातें आपको देखने और सुनने मिलेगी
जिसकी जानकारी आपको होना जरूरी है। आप हमें फेसबुक पर देख सकते हैं, वहां भी शेयर कर लीजिए। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर रोजाना 24 घंटे VNM टीवी को लाइव देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार। Don't need to eat less, only need to eat right. National Nutrition Week Awareness Program, supported by Pioneer Innovative Ethical International Gastro Institute, Sarabhai Campus, Vadodara. Devarsh Bariatric Hospital, Sama Road, Vadodara. Quality care at affordable rate. Navrang Orthopedic Super Speciality Hospital, VIP Road, Vadodara. Center for Excellence. અનેક વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે. ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ. ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ. વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ. અનુકૂળતા મુજબના EMI. લોન માટે સિવિલની પણ જરૂર નથી. પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય. બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો. તુરંત સંપર્ક કરો બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી લિમિટેડ, 203B આઇવરી ટેરેસ, સર્કિટ હાઉસની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા. વોટ્સએપ નંબર 9327109414. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं VNM टीवी। चारों ओर स्पेस टेक्नोलॉजी की बातें हो रही है। चंद्रयान 3 का सफल लॉन्च हो गया है और अब तो भारत सूर्य तक पहुंच रहा है। सूर्य पर पहुंचने वाला आदित्य L1 मिशन भी लॉन्च हो गया है। तो आप सोचिए, भारत का नागरिक, भारत के वैज्ञानिक और भारत का हर वो इंसान जो स्पेस टेक्नोलॉजी सोचता है, पढ़ता है, वो अब नई नई उपलब्धियों को छू रहा है। इसी बीच आज एक खास मेहमान को आपसे मिलवाने वाली हूं और गुजरात के वडोदरा शहर में हम रहते हैं। यहाँ कला की नगरी कहते हैं। आर्टिस्ट यहाँ भर भर कर है। हर क्षेत्र के आर्टिस्ट यहाँ देखने मिलते हैं। ऐसा ही एक सबसे छोटा यंगेस्ट
पेटेंट होल्डर इन द कंट्री जिन्हें कहा जा रहा है स्पेस रॉकेट टेक्नोलॉजी में उन्होंने ये पेटेंट अपना भारत सरकार से मंजूर करवाया है। और क्या पेटेंट है, क्या खोज की है, उसके बारे में जानकारी मैं नहीं दूंगी, खुद व्रज देंगे। व्रज मिथिलेश पटेल मेरे साथ है। व्रज के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, व्रज 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, ब्राइट स्कूल के स्टूडेंट हैं और छोटी सी उम्र में वैसे गुजराती में कहावत है कि मोरना इंडा ने चितरवा ना पड़े। अब जब इनके पिता का मैं नाम लूंगी तो आप जरूर उन्हें जानते ही हैं, मिथिलेश पटेल, जो वडोदरा के जाने माने इनोवेटर हैं। उनके बेटे हैं व्रज पटेल, और व्रज पटेल और मिथिलेश पटेल ने मिलकर एक खास पेटेंट फाइल करवाया है। उसके बारे में सबसे पहले व्रज से ही जानना चाहूंगी। व्रज, आपने एक खास पेटेंट स्पेस टेक्नोलॉजी में फाइल किया है, क्या है वो पेटेंट? एक रॉकेट के बारे में जो सोलर पैनल से चलता है, मतलब और वो एस्ट्रॉयड को ऊपर फायर किया जाएगा ताकि वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो सके। देखिए, बहुत छोटी सी बात है कि बच्चे जो होते हैं वो स्पेस को लेकर, स्पेस में क्या हो रहा है उससे लेकर काफी क्यूरियस होते हैं। ऐसे ही जब कोई अलग अलग ग्रह हमारी पृथ्वी की ओर आने वाले होते हैं, ये बच्चे जानते हैं, तो थोड़ा सा डर महसूस होने लगता है कि अगर ये पृथ्वी से टकरा गया तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही महसूस किया था आपने? कब की बात है ये व्रज? 2017 से 18 तक की बात। 2017-18 की ये बात है। कौन सा एस्ट्रोनॉइड आने वाला था और आपने फिर क्या किया, क्या सोचा कि अब मैं क्या करूँ इसके बारे में? इसके बारे में मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि ये कौन सा है, कब लॉन्च मतलब होने वाला है यहाँ पे। उस एस्ट्रॉइड का नाम है ओब्लॉन्ग। 2040 में वो यहाँ पे आने वाला था। तो अच्छा, उसके बारे में मैंने इनसे बोला कि इस पे क्या करना चाहिए, तो रॉकेट मैंने बताया कि इस पे लॉन्च करे तो क्या होगा। तो आपने आपके डैडी से पूछा कि ये जो आ रहा है उसे हम कैसे रोक सकते हैं, अगर ये कहीं पृथ्वी से टकरा गया तो हम तो तहस नहस हो जाएंगे, ऐसा? तो फिर डैडी ने क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा कि ये ऐसा कुछ होता नहीं है कि इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन मैंने सोचा कि अगर हो गया तो फिर मैंने आइडिया दिया कि अगर रॉकेट को उसके ऊपर लॉन्च फायर कर दिया जाए तो क्या होगा। मतलब हम यहाँ आने से पहले उसे उड़ा दें। जब भी कोई अलग वस्तु आकर पृथ्वी से टकराने वाली होती है, बहुत वक्त पहले से हमें पता चल जाता है, क्योंकि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। ऐसा ही विचार व्रज के मन में आया और उसे फिर उन्होंने मिथिलेश पटेल, जो उनके फादर हैं, उनके साथ शेयर किया। और अब आगे की बात मिथिलेश जी से जानना चाहूंगी। मिथिलेश जी, एक छोटा बच्चा अपनी बात लेकर आता है कि ये आ रहा है दूसरे ग्रह का, कुछ हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है, आपने क्या कहा उससे? सबसे पहले तो इसकी क्यूरियोसिटी पॉइंट इतनी ज़्यादा है कि कुछ ना कुछ नया लेके आता है। तो उनको क्या है कि सबसे पहले घर में ही है तो मेरे आगे पूछते लेडी ये ऐसा हो रहा है, क्या करना चाहिए। तो मेरा एक आदत रही है पहले से, मेरे पास काफ़ी सारे स्कूल्स के बच्चे इस प्रोजेक्ट्स के लिए आते हैं। तो मैंने उनको ऐसा बोला कि इसका सॉल्यूशन ढूंढो, तो उन्हें मुझे अगर रॉकेट से उड़ा दे। तो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की बात है कि उसमें माइलोस किलोमीटर्स नहीं, उसमें लाइट ईयर्स होते हैं। तो अभी जो इसका 2014 में आने की बात है, 2017 में उसने की, तो 14 की बात, अभी तो 14 आया भी नहीं है, तो वो उड़ाने के बाद काफ़ी सारा डिस्टेंस है। तो मैंने बोला वहाँ तक रॉकेट पहुँच ही नहीं सकता। तो वो टाइम पे उसने मुझे एक इग्नाइट पॉइंट दिया कि डैडी आपकी एक सिमिलर टेक्नोलॉजी है। तो मेरी 2010-11 में मैंने उसको प्रोविजनल फाइल की थी, तो हम इसको मॉडिफाई करके रॉकेट बनाया। तो उसका आइडिया मुझे सही लगा और इम्प्लीमेशन बेस पे जा सकते थे। तो मैंने बोला कि अभी तू इसकी एक्सटर्नल डिजाइनिंग और उसका स्ट्रक्चर इसको कैसे करेंगे, तो वो तो स्टडी करके शुरू कर, क्योंकि वो टाइम पे उसकी एज थी 11 साल। तो 11 साल में किसी बच्चे को हम रॉकेट टेक्नोलॉजी या फिर न्यूटन्स के लॉ सिखाए, वो उसकी उम्र नहीं थी। मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो अभी दूर की बात है, अभी एडवांस जा रहे हैं, पर इतनी ज़्यादा लोड देने के, तो मैंने उसको एक्सटर्नल डिज़ाइन तैयार करने के लिए बोला। क्योंकि एक टाइम जो होता है, एक जो होता है, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी आप टेक्नोलॉजी डेवलप करते हो, उसके पहले उसका बेस तैयार करना होता है, उसका डेटाज लेना होता है। तो वो काम उसने किया। उसके बाद हमारा पूरा 3D स्ट्रक्चर बना और बेस कॉन्सेप्ट पे आके उसको हम लोगों ने फाइलिंग के बेस पे जाए, क्योंकि नॉवेल्टी साइड थी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी। तो मेन इन्वेंटर ये था, तो फर्स्ट एप्लीकेटर ये है, सेकंड एप्लीकेटर मैं हूँ, क्योंकि उसका प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर जो रेडी करना है हम दोनों मिलकर रेडी करेंगे। मिथिलेश जी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट वडोदरा में तैयार किए हैं और
मिथिलेश पटेल का नाम वडोदरा में काफ़ी जाना माना है। अलग अलग साइंस बेस्ड प्रोजेक्ट काफ़ी सारे उन्होंने तैयार किए हैं, बनाए हैं, वडोदरा को काफ़ी गौरव भी दिलाया है और अब उनका बेटा भी उसी राह पर चल पड़ा है। मिथिलेश जी, व्रज के बारे में कुछ बताइए। व्रज तब 11 साल का था, लेकिन क्या बचपन से ही व्रज में उस तरह की क्यूरियोसिटी थी या आपको देख देख के उसमें और कहीं ना कहीं ये जाग रहा था कि मैं भी ऐसा ही कुछ पढ़ूं, देखूं, सोचूं और करूं? शुरुआत से बात करते हैं मैडम, जब उसका बॉन्ड हुआ था ना, तो वो इतना वीक था, तो उसको हम लोगों कम से कम 15 to 20 डेज हम लोगों ने उसको इंक्यूबेशन में रखा हुआ था। धीरे धीरे उसका इम्प्रूवमेंट्स जो आ रहा था, वो एक्चुअली बचपन से इतना एक्टिव था, जो अग्रेसिवनेस उसमें थी, जो NICU में रखा था तब भी उसका मोमेंट्स इतनी ज़्यादा थी, उसकी जो आई कॉन्टेक्ट है वो ज़्यादा, मतलब उसका सबसे बड़ा चीज़ जो है ना ऑब्जर्वेशन है। कोई भी बच्चा कोई भी चीज़, अगर हम लोग कोई इनोवेशन भी करते हैं ना, तो हमारा ऑब्जर्वेशन काफ़ी परफेक्टली होना चाहिए। घर के अंदर आज की तारीख में मेरे बॉडी पे कुछ भी चेंज होता है तो तुरंत इंटरेक्ट वो करता है, डैडी ये क्यों चेंज हुआ। तो वो क्यूरियोसिटी पॉइंट्स और ऑब्जर्वेशन मिला के इसने मेरे बेस पे चलना शुरू किया। बाकी इंटरनेट से नॉलेज तो इतना ज़्यादा लेता है कि वो तो बात ही मत करो, क्योंकि घर का इंटरनेट का डेटा सबसे ज़्यादा वो यूज़ करता है। अच्छा। पर वो क्या है, वो मोबाइल यूज़ करता है। आज के ज़माने में बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं, लोग चिल्लाते हैं, पर वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कौन सा डेटा ले रहा है, तो वो मुझे मॉनिटरिंग में रहता ही है। तो वो स्पेस टेक्नोलॉजी देखता है, कुछ हिस्ट्रीज वगैरह देखता है, कुछ जो क्यूरियोसिटी पॉइंट्स है वो देखता है, तो उस हिसाब से वो उसने देखना डेटा चाहता गया। और ये इन्वेंशन भी तभी हुआ कि उसने कुछ पॉइंट ला के रखा। मेरे को जो टेक्नोलॉजी, मेरा फोकस एक जगह था, उसने मेरा फोकस इनकी ये स्पेस टेक्नोलॉजी मुझे मूव करवाया। तो गुजराती में कहावत है कि पुत्रना लक्षण पारणामाथी, तो व्रज के भी पारणु तो अब नहीं, लेकिन इंक्यूबेशन बॉक्स जो होता है वहीं से व्रज की मूवमेंट और व्रज का कुछ ना कुछ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट था वो फादर को दिखने लगा, पेरेंट्स को दिखने लगा, और अब वो उसे एक स्वरूप दिया गया है, क्योंकि मिथिलेश जी खुद इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं और अलग अलग इनोवेशन खुद पेटेंट फाइल करते रहते हैं, और इसीलिए उन्होंने इस पूरे प्रोसीजर को पेटेंट भी किया है। आपकी जो पेटेंट है 2011 में आपने फाइनल रखी थी और अब फाइनल हुई है, उसके बारे में बताइए। जब पेटेंट की थी मैंने सिर्फ आइडिया दिया था, मेरे को पेटेंट के बारे में ऐसा कुछ पता नहीं था। तो इन्होंने मुझे बताया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो मैंने बोला कि करना है, कर दो। तो उसके आपको पता था कि पेटेंट फाइल करना आखिरकार होता क्या है, पेटेंट होता क्या है? चलिए, हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें शायद ये भी ना पता हो कि पेटेंट क्या होता है, क्या पेटेंट क्यों फाइल करना पड़ता है? कोई भी चीज़ अगर हम नई इन्वेंट करते हैं तो उसकी कोई और कॉपी ना कर ले उसको, तो उसके लिए पेटेंट बनाई जाती है उस इंसान के नाम पे। बिल्कुल सही बात है। 2011 में आपने पेटेंट रखी और फिर अब इतने साल लग गए, उसकी जो प्रोसीजर थी, अब जब वो फाइल हो गई है आपके नाम पर, तो कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है। आगे क्या करना चाहते हैं व्रज आप, क्योंकि आपका पढ़ाई में आप कैसे हैं? एवरेज। पढ़ाई में एवरेज है, क्योंकि आपका मन इस तरह से चलता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चलता है। तो और क्या पढ़ते हैं, और क्या देखते हैं, और क्या सोचते हैं? और ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है और हिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट है। उसके बारे में वीडियोस आती है, शॉर्ट्स आते हैं वीडियोस पे, तो यूट्यूब पे, तो वही देखता रहता हूँ। बच्चे मोबाइल ही देखते रहते हैं बचपन से, लेकिन व्रज जो है वो कुछ अलग देखता है। यानी मोबाइल देखना यहाँ बुरा साबित नहीं हुआ है, यहाँ बहुत यूजफुल साबित हुआ है। उसने हर वो चीज़ है वो सीखी है, कहीं देखी है, कहीं से ज्ञान लिया है, कहीं से पढ़ा है और उसी दिशा में सोच को आगे बढ़ाया है। उन्हें बहुत मजबूत पिलर जो है वो उनके फादर का मिला है, क्योंकि वो उसी फील्ड से जुड़े हुए हैं। लेकिन बच्चे में वो सोचने की क्षमता है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो व्रज से मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि व्रज आगे क्या क्या करना चाहते हैं। व्रज, आपने एक तो बहुत बड़ा काम कर दिया है, आगे कुछ सोचा होगा कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये पढ़ाई करनी है, यहाँ जाना है, ऐसा कुछ सोचा है? क्या करना है? और मुझे स्पेस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसी के बारे में रिसर्च करनी कि आगे ह्यूमन सिविलाइजेशन को कैसे आगे बढ़ा सके। स्पेस टेक्नोलॉजी में और क्या एडवांसमेंट होने चाहिए व्रज? क्या लगता है आपको आने वाले 20 साल हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं? क्योंकि अब हम चांद पर पहुंच गए, अब हम सूर्य पर पहुंच गए हैं। सबसे पहले इनफाइनाइट फ्यूल का कोई टेक्नोलॉजी आना चाहिए, जैसे सोलार से अगर कोई फ्यूल जनरेट हो सके, ऐसा कुछ। और एडवांस चीज़ें, टेलीस्कोप होने चाहिए। दूसरे ग्रहों की जानकारी, दूसरे ग्रहों पर जाकर रहने के बारे में कुछ ऐसा सब सोचते हो कभी? क्योंकि अब लोग चांद पर जमीन खरीद रहे हैं कि अब हम चांद पर रहने जाएंगे, तो इस तरीके का वहां पर जीवन है कि नहीं, ये सारी चीजों के बारे में कभी सोचते हो? चलिए, सोलर पैनल इक्विप्ड रॉकेट
छोटे से ब्रज ने बनाया है और उनका सपोर्ट किया है उनके फादर मिथिलेश पटेल ने। मिथिलेश जी, ये जो पूरा सोलर पैनल इक्विप्ड रॉकेट बनाने की प्रोसेस थी, डिजाइन जो आपने बनाया है, सरकार को भी दिया है, पूरा प्रोसीजर कैसा रहा? मैडम, सबसे पहले तो आइडिया जनरेट होता है। तो 2018-19 में आइडिया जनरेट हुआ, उसका जो व्रज ने निकल लगा तो उसने स्केचेस वगैरह ड्राइंग्स किया, उसके स्केच पैड में किया। तो प्रोसीजर जो होता है, हमारी जो पूरी प्रोसीजर होती है, जो पेटेंट फाइलिंग होती है, तो एक पेटेंट अटेंड होता है, कंसल्टेंसी होती है जो मेरी है माइक्रो कंसल्टेंसी करके सर्विसेज है। मैं उन लोगों को पेटेंट्स वगैरह मेरे डिटेल्स रहते हैं, वो लोग फॉर्मेशन करके गवर्नमेंट में सबमिट करते हैं, क्योंकि एक लेवल पे जाके उसको वहाँ पे आंसरिंग करना होता है, पेटेंट लॉयर्स को वहाँ आंसर करना। तो ये पूरी प्रोसीजर एक लीगल टीम की होती है। हम लोग टेक्निकल बिल से, तो वो लीगल फील्ड उसमें ज़्यादा काम करती है। तो व्रज की वही टेक्नोलॉजी को हमने सबसे पहले उसको 3D में कन्वर्ट किया। तो उसका पूरा 3D स्ट्रक्चर्स बनाया कि उसमें कौन सी चीज़ कहाँ लगनी चाहिए, कैसे वर्किंग करेगा। तो वो प्रोटोटाइप रेडी, 3D स्ट्रक्चर प्रोटोटाइप रेडी होने के बाद उसको पेटेंट फाइलिंग के लिए गया। वही समय पे हम लोग उस पे फ्यूल से जनरेशन में जो बात कर रहे थे कि जब ये सोच थी वो 17-18 की बात थी। अभी हम लोग काफ़ी एडवांस पहुंच चुके हैं। तो वो टाइप पे क्रायोजेनिक इंजन चल रहा था, क्रायोजेनिक इंजन की बात चल रही थी। अभी काफ़ी सारा इंप्रूवमेंट्स आ गए, आधुनिक थ्रस्टर्स बेस आ गए, कि काफ़ी सारे चेंजेस आए। तो हमारी टेक्नोलॉजी आज की तारीख में पुरानी हुई है, तो हमें वापस यही पॉइंट पे जाके वापस रिसर्च करके हमको नई टेक्नोलॉजी पे वापस वर्किंग करना पड़ेगा, जिसके लिए हमको बेस चाहिए, हमको बेसिक नॉलेज चाहिए, बेसिक कॉन्फिडेंस, जो हर एक जगह से नहीं मिल सकता। तो हमारा अभी प्रयास और ट्राई यही रहेगा कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले, हमको गवर्नमेंट बॉडी या फिर कोई स्पेस टेक्नोलॉजी एजेंसी से हमको प्लेटफॉर्म मिले कि हमको जो डेटा चाहिए और हमें जो टेस्ट करने हैं। क्योंकि एक सिंपल सी बात बताऊँ, ये पेटेंट फाइल थी 2020 में और आई है 2023 में। 2020 में 14/5 को, मतलब 5वें महीने में फाइल की थी। 9वें महीने के अंदर पेटेंट ऑफर से DRDO में लेटर जाता है, तो DRDO से NOC मांगी जाती है। DRDO का मतलब क्या है, जो हमारे डिफेंस के लिए काम करता है, वो पूरी देश सुरक्षा के लिए वर्किंग में करता है। तो एक छोटा सा रॉकेट बनाते हैं या फिर छोटा सा आप रॉकेट फॉर्म में कोई भी, तो वो काउंटिंग जाएगा मिसाइल्स बेस पे, तो वे वेपन बेस में भी काउंटिंग किया जा सकता है। तो DRDO का NOC लेटर, DRDO का क्लियरेंस सर्टिफिकेट से 646 में वो आता है। हाँ, मतलब आप घर में रॉकेट बनाकर छोड़ नहीं दे सकते। हाँ, तो अभी हमको प्रोटोटाइप टेस्ट करना था, नॉर्मल सा भी टेस्ट, भले उड़े के ना उड़े, फ्यूल जनरेट होगा, वो टेस्ट करना, उसके लिए हम लोग रुक के बैठे थे। क्योंकि काई आज मेरी उम्र है, ये छोटा बच्चा है, तो कोई ज़्यादा कोई डिफेंस के लॉ में या फिर कोई भी लॉ के क्राइटेरिया में नहीं आते, तो हम लोगों ने वो टेस्ट नहीं किया और वही समय पे टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई। तो हम लोगों को बेसिक टेस्टिंग्स वगैरह करने हो या फिर कुछ गाइडेंस चाहिए, तो हमारे इसरो से, कुछ नासा के काफ़ी सारे फ्रेंड्स हमारे कनेक्टिंग में, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमको इनपुट्स देते हैं कि इतना करो, ये सब करो, हम लोग आपके लिए बैठे, पर ऑफिशियली नहीं सकता। तो अभी ये टाइम आया है कि हम लोग ऑफिशियली उनसे बात करके हमारा जो हेल्प चाहिए वो हम लोग लेनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत इनोवेटिव दिमाग है भारत के पास, लेकिन उसे सही प्लेटफॉर्म तो सरकार को प्रोवाइड करना होगा, तभी स्पेस टेक्नोलॉजी में ऊंची उड़ान भरने की भारत की जो ये सोच है, भर रहा है भारत। अब वैज्ञानिक बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन भारत का जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, उसे स्मार्टली यूज करना होगा। आदित्य L1 भी अब सूर्य पर निकल पड़ा है। आदित्य L1 के बारे में व्रज क्या जानते हैं, वो मैं जरूर जानना चाहूंगी। आदित्य L1 के बारे में क्या कहोगे, क्योंकि अब वो भी सूर्य की ओर चल पड़ा है। वो लॉन्च हो रहा है क्योंकि सन के ऊपर रिसर्च करने के लिए, जो लैग्रेंज पॉइंट नाम है, L का मतलब लैग्रेंज पॉइंट होता है, तो वहाँ पे वो जाएगा। तो वो पार्किंग पॉइंट माना जाता है सैटेलाइट्स का, तो वो वहाँ पे स्टिल रह सकता है और सन के बारे में कंटिन्यूस जानकारी पा सकता है, हमको दे सकता है। सन के बारे में हमें क्या क्या जानकारी, क्योंकि सन के बारे में तो हम यही जानते हैं कि वो एक आग का गोला है, वहाँ बहुत हिट है, उसके बारे में और क्या जानकारी हमें चाहिए होगी? तो सन का जो बिहेवियर है उससे ही पता चलेगा कि सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स का मतलब क्या बिहेवियर होगा और आगे जाके उनका क्या होगा प्लैनेट्स का। तो चांद की स्टडी, सूरज की स्टडी, ये सारी चीज़ें भारत कर रहा है। मिथिलेश जी, आप कैसे देखते हैं आने वाले 20 सालों को, जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, हमारा स्पेस साइंस है, और जिस तरह से एडवांसमेंट हो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, आप कहाँ देखना चाहते हैं भारत को? भारत महासत्ता बनने जा रहा है, उसमें कोई शक ही नहीं है। और जो स्पेस टेक्नोलॉजी में हमने जो चंद्रयान 3 को लैंड किया, 1 तो हमारा सक्सेस था ही,
2 भी सक्सेस था, ऑर्बिटर ऑलरेडी वर्किंग है, और 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग करके काफ़ी सारे चेंजेस निकाले। प्रज्ञा रोवर्स ने भी काफ़ी सारे चेंजेस दिए। आप हाल ही में आप इसरो की वेबसाइट वगैरह पे उसके अपडेट देख रहे हो। तो भारत हमारा देखने जाएगा, भारत महासत्ता बनने ही वाला है, तो वो हमारा सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, बेसिक बात करें कि जो हमारा आदित्य L1 लॉन्च हो चुका है, वो सूर्य की स्टडी करने वाला है। जैसे व्रज ने बताया, जैसे लैग्रेंज पॉइंट पे जाके वो स्टील होके राउंडिंग घूमने वाला है। वहाँ से वो सोलर की कोरोना सरफेस और सोलर से आने वाले सौर किरण और काफ़ी सारे डेटास को उसको कैलकुलेट करके हमको डेटा देने वाला है। तो एक ये फारेस्ट पॉइंट होगा जहाँ पे काफ़ी सारे कम सारे देश वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पे हमारा आदित्य L1 जाने वाला है। लोगों के मन में ऐसा है कि आदित्य सूरज पे जाने वाला है, तो सूरज पे खाली एक ही यान गया था नासा का, वो पार्कर। वो उसकी कोरोना मतलब वो ऐसा बोला सन को टच करके वापस आया 2018 में। तो हम तो उससे काफ़ी 1.5 मिलियन किलोमीटर्स दूर है हम लोग, तो वहाँ से हम लोग उसका पूरा डेटा स्टडी करेंगे और वहाँ से हमको डेटा मिलेंगे। और बात करें भारत की बात करें स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में, तो काफ़ी सारा आगे जा रहा है। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, जैसे हमने यूज़ की थी मंगल के लिए, यूज़ की हमने चंद्रयान के लिए, जो घूम के दूसरी ग्रेविटी में जाके हम लोग ग्रेविटी का फोर्स का यूज़ कर से हम लोग उसको जा रहे हैं। तो जो टेक्नोलॉजी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वही आगे चलते दूसरे लोग की स्पेस टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, क्योंकि नासा की बात करें या फिर रशिया की बात करें तो उनके पास सीधा फायर करने की जाने की ताकत है, मून तक ल्यूनर तक जाने की है, उसके बाद हमारे ये मंगल तक जाने की है। उसके आगे जाने के लिए हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, उसको घूम के जाना पड़ेगा। तो जो अभी जो मून मिशन हुआ है तो काफ़ी सारी स्पेस को डेटाबेस प्रोवाइड करने वाला है। तो हमारी जो टेक्निक्स है, जो हमारा जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, एक बात बोली जाए कि वैदिक जो कोई भी टेक्नोलॉजी बनती है, कोई भी इनोवेशंस होता है, वो हमारे वेदों में ऑलरेडी है। उसको इम्प्रूवमेंट्स करके उसको जो एफिशिएंस बनाते हैं, उसी बेस पे नई टेक्नोलॉजी होती है। नॉर्मल से बात करें, हम लोग प्लेन की बात करें, रॉकेट की बात करें, या फिर कोई उड़ने वाली चीज़ की बात करें, तो आज के सालों पुराने आपको मालूम है कि जो सीता जी का हरण रावण ने किया, उसके बाद पुष्पक विमान था। वो टाइम पे विमान की स्पीड और हमारे पास अभी सुपरसोनिक प्लेन की है, तो वो इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो टेक्नोलॉजी बढ़ी। तो हमारे वेदों और विज्ञान जो है वो हमारे पुराने तरह से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं राज हमारे उसमें भी छुपे हुए हैं। बिल्कुल। तो भारत का जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट है। और व्रज का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? व्रज को क्या बनाना चाहते हैं? व्रज को किस दिशा में मोड़ना चाहते हैं आप? मैडम, सबसे पहले बात करूँ तो मैं बच्चे को कोई लोड ही नहीं देता। तो उस टाइम उसने जो बोला था कि मुझे रॉकेट वगैरह करना है, तो उसी टाइम पे मुझे इग्नाइट पॉइंट देके मुझे उसको लॉ सिखाने की जरूरत नहीं थी, वो अपने आप सीखने ही वाला है। अभी भी आज की तारीख में ऐसा है कि उसको जो करना है मैं करना देता हूँ। हाँ, मॉनिटरिंग रहता है कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, पर कोई जात का कोई प्रेशर वगैरह कुछ नहीं करना। अभी उसको स्पेस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ना है या फिर कोई दूसरे फील्ड में करना है, वो उसका डिसीजन रहेगा। पर उसको एक फ्यूचर देखा है, उसने एक प्लेटफॉर्म देखा है, तो वो अभी उसको आगे कैसे ले जाता है और उसको कैसे आगे बढ़ना है, वो उसका डिसीजन रहेगा। बिल्कुल। चलिए, आज के बच्चे जो हैं वो इतने तो लकी हैं कि उनके पेरेंट उन्हें जो करना है वो करने की इजाजत देते हैं। पहले के जो पेरेंट होते हैं उनको बच्चों को कहाँ तो डॉक्टर बनाना होता था, कहाँ तो इंजीनियर बनाना होता था, और वो भी नहीं बन पाए तो वकील या टीचर बनाना होता था। लेकिन अब हर पेरेंट को पता है कि हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग है, व्रज अलग है, और व्रज की कैपेबिलिटी को एक मोल्ड आगे चलकर दिया जा सकता है। और वो मुझे पता है कि उनके जो फादर है वो बखूबी करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों से बात करके। व्रज, बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? आपकी जो उपलब्धि है, आपकी जो पहचान है, आपने जो अचीवमेंट किया है, उस पर आज आप बात कर रहे हैं। क्या इंस्पिरेशन देना चाहेंगे आपकी उम्र के बच्चों को? कुछ कहना चाहेंगे, मैसेज? मैं कहना चाहूँगा कि तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वो करो, जो जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है वो करो, एंड उस पर ज़्यादा रिसर्च करो ताकि उस पर ग्रोथ हो सके, उस फील्ड में तुम्हारा नाम टॉप पे आ सके। बिल्कुल सही बात है। व्रज बोलता कम है, लेकिन जो बोलता है वो बहुत सटीक बोलता है। जो अच्छा लगे वो करो। अगर आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप करेंगे तो आपका दिल लगेगा, मन लगेगा, दिलो दिमाग जब लगेगा तो बेस्ट आउटकम निकल कर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ जुड़े और इस अचीवमेंट पे हमसे बात की। थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब व्यूअर्स का। आप सबको तो वैसे ही जुड़े रहना है, क्योंकि वडोदरा से लेकर गुजरात से लेकर पूरे देश दुनिया की उपलब्धियां हम VNM के जरिए आप तक पहुंचाते रहते हैं। यूट्यूब चैनल आप हमारा देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि VNM का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि व्रज जैसे बच्चे कल बड़े साइंटिस्ट बनेंगे और तब हमें भी ये
प्राउड फील होगा कि इस बच्चे को हम बचपन से जानते हैं। आप हमें डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर रोजाना 24 घंटे लाइव देखते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।